हम सब जानते हैं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो हरीश सर बात कर रहे थे कि सोशलिस्ट जो फोर्स है या सोशलिस्ट जो ताकतें हैं उनका अहम योगदान है और अवधेश प्रसाद जी उसके नायक बनकर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं। और हम जब अवधेश सर के पास गया कि सर आपको स्पीकर बनना है, हमारी अध्यक्ष आराधना यादव जब गई तो अवधेश सर ने एक बात कही थी कि अभी तो हमने उत्तर प्रदेश में हराया है, पूरे देश में हराएंगे, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगे और पूरे देश में जाकर बताएंगे कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सकता है। और हम अवधेश सर का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आराधना इनको मोमेंटो देकर स्वागत करें सर का। अरे भाई साहब हेलो दोस्तों, आप सबकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रियांशी हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय अजमेर सर का स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि दीपाली अगर हैं तो आदरणीय हरीश वानखेड़े सर का स्वागत करें। और मैं एक और स्वागत करवाना चाहूंगा, तो वो बाद में हम करेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि हमारे मैं हिंदी सेंटर में जब आया था पढ़ने के लिए मास्टर में, तो अजमेर सिंह काजल सर हम लोगों को बताते थे कि जब मंडल कमीशन का आंदोलन जब चल रहा था तो जिनके लिए आरक्षण लागू हो रहा था वो भी सड़क पर निकलकर विरोध कर रहे थे। तो हमारा तो समाज ऐसा था और उस समाज को जगाने के लिए जिन प्रोफेसरों का योगदान इस विश्वविद्यालय के अंदर है, तमाम जो छात्र आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि बहुजन वैचारिकी क्या है, बहुजन आंदोलन क्या है, दलित पॉलिटिक्स क्या है, अजमेर सिंह काजल सर क्लास में उसको पढ़ाते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मैं अजमेर सिंह काजल सर को मंडल कमीशन के प्रभाव को, भारतीय सोसाइटी पर मंडल कमीशन का क्या प्रभाव था उस पर बातचीत करने के लिए सर को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आज मंडल दिवस है और इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे बीच में अयोध्या फैजाबाद के सांसद पहुंचे हैं और उनके यहां आने से जो अभी नारा लग रहा था सांप्रदायिकता विरोधी, जो एक पूरे देश में जो स्थितियां बन रही हैं कि पूरे देश में सभी को अपने मान सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए खुद उस धरती से जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। मुझे याद है उस जमाने में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, एमफिल करते थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा में, और हम 50 किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि उस पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था, वहां से 200 किलोमीटर दूर हमारा घर था, हम वहां से 50 किलोमीटर पैदल चल के फिर आगे चल करके दूसरे रास्ते पकड़ के जैसे तैसे पूरी रात गुजार करके सुबह हम घर पहुंचे, क्योंकि विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद लगातार पूरे देश में माहौल जो आज के विद्यार्थी देख रहे हैं कि किस तरह उस जमाने का माहौल रहा होगा, मुझे लगता है कि वो उस जमाने का जो माहौल बहुत ही खतरनाक तरह का था। और वो इसलिए था क्योंकि इस देश में सामाजिक न्याय के जो सवाल हैं वो हमेशा से पीछे छोड़ दिए गए।
और खास तरह के सवाल हमेशा आगे किए गए। जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन हमारे बीच में आई तो समान रूप से उसके साथ साथ एक और कमीशन या सो कॉल्ड एक और धारा जिसको कमंडल धारा कहते हैं वो साथ साथ चलने लगी। मंडल और कमंडल की जो लड़ाई है बहुत पुरानी है, आज की लड़ाई नहीं है। यह उस समय से है जब अशोक ने अपनी सामाजिक क्रांति की थी और उस सामाजिक क्रांति के माध्यम से उन्हें घोषणा की थी कि मेरे राज्य में वो सभी लोग जो बुद्ध के अनुयायी होंगे वो सभी लोग 3 तरह से लाभान्वित होंगे। एक तरह अशोक के क्रांति से पहला ये घोषणा साबित हुई कि शूद्र भी इस देश के शासक बन सकते हैं। शूद्र भी इस देश के शासक बन सकते हैं। ये अशोक की क्रांतिकारी घोषणा का परिणाम था या उसके राज्य की स्थिति से ये चीज बनकर आई। उसी के समान हम देखते हैं कि अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और बुद्धिज्म से अशोक में जो धारा बह करके आई उसने कहा महिलाओं के लिए इक्वलिटी का सवाल था। वो सवाल भी अशोक के राज्य में हमें देखने को मिलता है। तीसरा सवाल यह था कि एक तरह से शिक्षा पाने का अधिकार। ये 3 प्रमुख जो कार्य हैं, प्रमुख काम है, ये अशोक के द्वारा घोषित राज्य व्यवस्था से, जिस राज्य व्यवस्था को हम ये कहते हैं कि बुद्ध से चली आ रही धारा को अशोक ने प्रतिस्थापित किया और पूरे देश में उस समय का जो देश की व्यवस्था थी ये सारे सवालों को लागू किया। तो इससे पूरे देश में जो शोषण करने वाला जो तबका था उस तबके को में खलबली होना स्वाभाविक था। और हम देखते हैं कि जो मौर्य शासन काल का अंतिम शासन था उसको यहाँ से किस तरह से तब हटाया गया और उसके स्थान पर फिर नए तरह के सवाल हमारे बीच में आए गए। तो मेरा कहना यह है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई आज की नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक और मिथकों के जरिए आज तक हमारे बीच में ट्रेवल कर रही है और हमें उनको समझ करके उन सारी चीजों को हैंडल करना होगा, समझना होगा। मुझे ये लगता है कि जब हम फूले, साहू, अंबेडकर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पुरखे बहुत ताकतवर लोग थे। उन्होंने केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि उन्होंने अपनी मेधा के बल पर, अपनी जो बुद्धि के बल पर पूरे देश को ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक अन्याय जो हो रहा है हम सामाजिक अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और उस सामाजिक अन्याय को सहन करने के लिए उन्होंने अपने तरह के आंदोलन चलाए और उन्हीं आंदोलनों की बदौलत हम देखते हैं फूले का जो आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन फूले का आंदोलन है इस धरती पर, जिन्होंने सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया और उस जमाने में चलाया जब हम गुलामी की हालत में थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी किताब को गुलामगिरी के रूप में हमारे बीच में देते हैं और कहते हैं कि गुलामी को काटना है तो गुलामगिरी में जो बातें कही हैं उन गुलामगिरी की बातों को आपको मानना होगा, समझना होगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों ने उन सवालों को समझा और उन चीजों को समझ करके उस रास्ते पर अपनाया। हम मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर फूले के सबसे सच्चे सिपाही थे। फूले की उस पूरी विचारिकी को फूले के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया और उन सवालों को लेकर के फिर उस जमाने में उन सारे सवालों को लेकर उन्होंने पूरे देश पे आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के जरिए स्थापित किया इस देश में ऐसी जमातें हैं जिनको इस देश में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और उस समय के जितने भी भारतीय लोग थे उन सभी लोगों के बीच में ये राय बनाने का प्रयास किया कि आपको इन लोगों के साथ न्याय करना होगा, नहीं तो ये लोग आपके खिलाफ आपका साथ देने वाले नहीं हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग आप इन लोगों का साथ लेते हो और फिर इन्हीं लोगों को पीटते हो, तो ये सहन नहीं होगा आपको। क्योंकि हम देखते हैं कि उसी दौरान नए तरह के सवाल उठे, SC, ST, OBC के सवाल उठे और उन्हीं सवालों को लेकर के हम ये देखते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो उन सारे सवालों को बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन और देश के सभी उन प्रबुद्ध लोगों ने उन बातों को स्वीकार किया और भारत के संविधान में उन चीजों को हम देखते हैं लागू हुई। तो वो चीजों के लागू होने के बहुत सारे और कारण और परिस्थितियां हैं, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। केवल ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है 1951 में एक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है, दोहराई
उसका दोराई स्वामी जो एक डिसीजन रूप में वहां पर आता है, पहला जो भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट होता है, पहला अमेंडमेंट भारत के संविधान में 1951 में होता है, और उसमें यह कहा जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब को एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये भारत के संविधान में मद्रास हाई कोर्ट का पहला डिसीजन है। जिसका नाम दोराई राजन केस का नाम है। तो 51 में पहला डिसीजन, उसका अमेंडमेंट होता है, और उसके बाद नेहरू ने भारत की संसद में पहला पार्लियामेंट उसमें संविधान संशोधन किया, और उस संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 15(4) शामिल हुआ, 15(4) बना, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन शुरू होती है। यानी पहला ही अन्याय का सामना हाई कोर्ट के माध्यम से एक तरह से करना पड़ा, कि उन्होंने कहा कि दोराई राजन ने कहा कि देखिए कहां लिखा रिजर्वेशन में, उसमें एडमिशन में रिजर्वेशन दी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा नहीं, उसने हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो इसको रोक दिया जाए। तो रोक दिया गया। पार्लियामेंट के सामने सवाल आया, तो नेहरू ने कहा कि ये ठीक नहीं है, हमें इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और पहला अमेंडमेंट उस तरह हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके साथ लगातार समय पर अमेंडमेंट होते रहे। हम देखते हैं कि 300 इसी दौरान हम देखते हैं कि सितंबर 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की जो मंत्रिमंडल था उससे इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये कहा, उसने 4 ग्राउंड उन्होंने अपने इस्तीफे में बताए। पहला ग्राउंड उन्होंने ये बताया कि मैं चाहता हूं कि इस देश में जो हमने सभी ने राय से आर्टिकल 340 बनाया है, 340 के तहत इस देश में अभी तक कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? इस देश में कमीशन बनाया जाए और ओबीसी की गिनती की जाए। ओबीसी के लोगों को संसाधनों में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी गिनती होनी चाहिए। इसलिए पहला ग्राउंड उन्होंने ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए अपनी बात वहां की। दूसरा उन्होंने किया कि महिलाओं के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, जिसको हम हिंदू कोड बिल कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुओं महिलाओं की को अधिकार बराबर के हक देने के लिए उन्होंने बात की थी। इसलिए वो एक सवाल भी उन्होंने उसमें कहा कि हिंदू महिलाओं को बराबरी के हक नहीं दिया जाना मेरे इस्तीफे का दूसरा कारण है। उस इस्तीफे का तीसरा कारण उन्होंने ये बताया कि भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और इसे फॉरेन पॉलिसी में गवर्नमेंट के साथ में असहमत हूं। चौथा उन्होंने ये कारण बताया कि भारत की जो पूरी स्थितियां हैं, उन स्थितियों के तहत हमें ये लगता है कि निश्चित रूप से इस पूरे माहौल को लेकर के, पूरे परिस्थितियों को देख करके, मैंने जब नेहरू जी ने मुझसे कहा कि आप मेरी कैबिनेट में आ जाइए, मुझे नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऑफर हुआ, और नेहरू जी और उनके कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि आप कैबिनेट का हिस्सा बनिए। तो मैंने कहा कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या है, ये बताइए, मुझे कौन सा काम करना है। तो उन्होंने पूछा कि आपको ये कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्लानिंग चाहता हूं, मैं देश की प्लानिंग को देखना चाहता हूं, देश में किस तरह से नए आने वाले 100 साल में देश को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जाएंगे, मेरा मुद्दा ये रहेगा। और उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि ये एक नया जो सवाल है, मैं पूरे देश के साथ बात करना चाहता हूं, इस देश की प्लानिंग के को मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अभी तो प्लानिंग नेहरू जी देख रहे हैं, इसलिए जब तक ये जगह नेहरू जी से बात करके देखेंगे, तब तक आप लॉ मिनिस्ट्री ले लीजिए। इस लॉ मिनिस्ट्री में क्योंकि आपने भारत के संविधान को बनाया है और ये सारी चीजें, उन्होंने कहा कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आई विल टेक दिस, लेकिन आप कुछ समय के बाद मुझे आपको प्लानिंग देना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कह रहे हैं अपने इस्तीफे का चौथा कारण कि मैं नहीं चाहता था कि इस वकीलों की, जजों की और इस पूरे कागजों में खोया रहूं और मैं देश की प्लानिंग के लिए कुछ न कर पाऊं। इसलिए मैं चौथा कारण ये देख रहा हूं कि मेरे इस्तीफे का चौथा कारण ये है कि मुझे देश में जो काम करना था वो काम करने का अवसर नहीं मिला, और मैं चाहता था कि इस देश को ट्रांसफॉर्म में कर दूं, उस देश के युवाओं की समझ को बदल दूं, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बहुत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने इस बात को कहा कि मैं चाहता हूं इस देश में एक ऐसी राज्य व्यवस्था आए, ऐसी समाज व्यवस्था आए, ऐसी धर्म व्यवस्था आए, ऐसे लोगों की जो कानून व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी को हिस्सेदारी, हक और हकूक मिले, और उस हिस्सेदारी के आधार पर समाज का निर्माण हो। जो समाज अभी तक अन्याय के समर्थन में खड़ा नहीं होता, अन्याय के विरोध में खड़ा नहीं होता, वो समाज क्यों है?
वहां शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ स्त्री की लड़ाई स्त्रियां ही क्यों लड़ रही हैं? यहाँ ओबीसी की लड़ाई ओबीसी क्यों लड़ रहा है? ट्राइब अकेला क्यों पिट रहा है? क्या कारण है? बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज को कह रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि सभी लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हों, तभी इस देश का भला हो सकता है। और वो तभी होगा जब इस देश की योजनाएं बनेंगी, और वो तभी बनेगा जब इस देश की योजनाएं उस तरह से कोई बनाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले से इस बात के कि मुझे मंत्रिमंडल में रहने की बजाय देश के युवाओं के बीच एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच जाकर के भाषण देकर के उन सवालों को मुझे कहना है और बताना है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैं दोहराई राजन के बाद एक महत्वपूर्ण डिसीजन की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। 1992 का डिसीजन इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण जिस एस्पेक्ट को यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहा कि आपको इस पर राय देनी है, इस पर कोई डिसीजन देना है, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पे ऊपर निर्णय दिया। नंबर 1 वो कौन सी चीज थी? नंबर 1 क्रीमिलेयर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे कोर्ट से कुछ नहीं कहा था कि क्रीमिलेयर के बारे में आपको क्या कहना, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा क्रीमिलेयर लागू होगी। दूसरा कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये भी नहीं कहा था प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होगी, ये भी उन्होंने कह दिया। तो ये दो प्रमुख जो सिचुएशन थी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेस पर वहां से आई, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद और कई तरह के डिसीजन आगे लगातार चलते रहे। और ये भी अगर आप देखें कि इंपॉर्टेंट जो डेटा की अगर हम बात करें, चाहे आप उसको मंडल कमीशन के डेटा के बेस पर देखना चाहें तो देखें, उसमें लगभग 52% पॉपुलेशन को आप 27% स्क्वीज कर रहे हैं, उसको शिकोड़ करके 52% को 27% काहे को दे रहे हैं? इतनी बड़ी आबादी, उसके बड़े हक और हुकूक, उसके बड़ी हिस्सेदारी, उसके जो रिप्रेजेंटेशन के सवाल हैं उनको कौन सुनेगा? उन सवालों को कौन एड्रेस करेगा? जो स्थापित सत्ताएं हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हुई, उन्होंने उन सवालों को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जिस तरह से एड्रेस करने की इस देश को जरूरत है, इस देश की महिलाओं को जरूरत है, इस देश के युवाओं को जरूरत है। उस तरह के सवालों को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, इसलिए देश में अलग अलग तरह के सवाल लगातार ट्रेवल कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, अन्याय करने वाले कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। अन्याय करने वालों को आप परिस्थितियों से पहचान सकते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों से आप अन्याय करने वालों को की पहचान कर सकते हैं। तो ये इसके बाद हम अगर आगे आए, थोड़ा सा और आगे चल करके इन पूरे सवालों को अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि इसी दौरान एक तरह से भारत के संविधान ने इन चीजों को लेकर के जो सवाल SC ST के प्रमोशन के लिए थे, उसमें क्रिमिनल को लेकर के थे, उन सवालों को लेकर पार्लियामेंट को फिर से 71 अमेंडमेंट करना पड़ा और उसके बाद 85 अमेंडमेंट करना पड़ा। और अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के दुष्प्रभाव थे उनको वहां से हटा दिया गया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो चीजें लागू हो गई, क्योंकि कोर्ट ने जो डिसीजन में ये सवाल उसमें उठाए थे और उसमें कोर्ट ने जिस डिसीजन में ये सवाल उठाए थे उन डिसीजन के उन सवालों को, यद्यपि कोर्ट ने जस्टिस जीवन रेड्डी ने उसमें ये सवाल उठाते हुए कहा था कि इन चीजों को जो आपको क्रिमिनल का जो कंसेप्ट है वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू नहीं होगा। ये उस 9 जजों का जो डिसीजन था उसमें ये उन्होंने लिखा। इसके बाद हम आगे थोड़ा जुडिशियल व्यू के आधार पर किस तरह से अन्याय हुआ मैं उसकी तरफ आपको लेकर के जा रहा हूं। थोड़ा सा आगे जाकर हम सुप्रीम कोर्ट के दूसरे डिसीजन की तरफ देखें। 1975 में पंजाब की सरकार ने एक तरह से कहें कि वो कहा कि भाई आप डिवीजन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जब वो देर से आया केस तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा 2004 में डिसीजन 2005 में ईवी चिन्नैया के केस में उन्होंने कहा कि आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने फिर से अमेंड किया और वो केस फिर से घूम करके आया और वो केस घूम करके जब आता है तो 2016 में वो केस फिर से उस समय के CJI के पास गया और उस समय CJI के पास जो अरुण
अरुण मिश्रा जो चीफ जस्टिस 2020 में थे, तो अरुण मिश्रा चीफ जस्टिस ने वो केस जो अब जो डिसीजन हुआ है उस 7 जजेस की बेंच को भेजा, और 7 जजेस की बेंच ने अभी जो डिसीजन 1 अक्टूबर उसको अगस्त को दिया है, वो डिसीजन उसके बीच में आया। 9 जजों का डिसीजन यह कहता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं की जा सकती, और 7 जजों का डिसीजन कहता है कि क्रीमी लेयर लागू होगी। ये एक लीगल एम्बिग्यूटी है कि जिसको बेला त्रिवेदी ने जिस चीज को उठा करके अपने माइनॉरिटी के डिसीजन में लिखा है कि ऐसा इसलिए नहीं होना चाहता कि वो कहते हैं कि हेटेरोजेनियस ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि ये एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होमोजेनियस ग्रुप उनसे मानने से मना करता है, तो जबकि उससे पहले वाला 92 वाला इस चीज को कह रहा है कि वो तो ये जो पूरे मुद्दे और पूरे जो सवाल है, मुझे लगता है कि उनके आधार पर हम कहें कि न्यायपालिका का जो अगर आप देखना चाहें, कॉलेजियम का पूरा सिस्टम देखना चाहें, मैं अभी एक डेटा देख रहा था कल ही, जब मुझे कहा कि आपको बोलना, तो मैंने सोचा कि डेटा देखा जाए। तो डेटा देख करके मुझे लगा कि हाई कोर्ट्स इस देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट्स में टोटल जो पोस्ट है वो 1114 हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट है, 1114, और 1114 में से 145 लोग हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं, जिनके नंबर आप देखना चाहें 23 जो लोग हैं वो SC के हैं, 10 लोग ST के हैं, 36 लोग हैं वो माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, और 76 जो लोग हैं वो OBC के हैं। तो ये 145 लोग होते हैं। 1114 में से केवल 145 लोग हैं जो 70% आबादी का रिप्रेजेंटेशन करने वाली आबादी के जजों की संख्या है 145, और जो 30% या उससे भी कम आबादी का रिप्रेजेंटेशन करने वाली आबादी के जजों की संख्या है वो है 1134 में से जो आप उसका माइनस करके निकाल लीजिए कितनी बनती है। तो मुझे ये कहना है कि किस तरह से भारत में न्यायपालिका भी कुछ लोगों का इंस्ट्रूमेंट बन करके धर्म व्यवस्था, राज व्यवस्था, सत्ता की व्यवस्था और एकेडमिक्स की जो चला ढांचा है उसके समर्थन में खड़ी हुई है। मैं एकेडमिक्स के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन का इंपैक्ट क्या है सोशल जस्टिस पर, किस तरह से आया। नंबर 1, भारत की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी एक खास तरह के विचार के लोगों का लगातार प्रभाव बढ़ने से इस हिस्सेदारी पर रोक लगी है। कहने को तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को ओबीसी कहता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, क्या उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ किया है? ओबीसी के जजेस को बढ़ाया है? ओबीसी के प्रोफेसर को बढ़ाया है? ओबीसी के क्या आपने कितने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से नॉमिनेट किया है? ओबीसी के लोगों के रूप में आपने ओबीसी के हक के लिए बजट में कितना अपने बजट में कितना अलॉटमेंट किया है? उनके लिए कितनी वेलफेयर की स्कीम्स बनाई है? उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या किया है? उनके यूथ के लिए किस तरह से आपने स्कॉलरशिप दिया है? उनके पढ़ने के अधिकार को आपने लगातार जैसे आपको देना चाहिए था, जो नारा देकर आप आए थे, वो नारा देकर के आपने नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को उन मुद्दों पर देश के लोगों को, देश के युवाओं को एड्रेस करना चाहिए कि मैंने क्या क्या कहा था और मैंने क्या क्या किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे सवाल है, बहुत सारे मुद्दे और भी, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगातार सोशल इनजस्टिस हो रहा है। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में एक खास तरह के लोगों का दबदबा और रोब बनने से वहां पर ओबीसी के लोग वो नन फाउंड सुटेबल हो रहे हैं। वो पीएचडी करते हैं, वो डिलीट करते हैं, वो बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल करते हैं, लेकिन जब रिक्रूटमेंट में आते हैं तो नन फाउंड सुटेबल हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्या कर रहे हैं, इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर से कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी के नाम पर इस देश को गुमराह मत करिए, क्योंकि ओबीसी के हैं, ओबीसी के नहीं भी हैं, तब भी आपका ये ऑब्लिगेशन है कि इस देश के युवाओं को जो उस पूरे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या दूसरे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सभी को बराबर के हक मिलने चाहिए। क्योंकि हर एक को इस देश की मिट्टी से उतना ही प्यार है जितना प्यार आप राष्ट्रवादी नारे लगा लगा करके दिखाते हैं। इसलिए आपको भी उन सवालों से
आपको भी उन सवालों को लेकर के, उन सारे मुद्दों को लेकर के चलना होगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी छात्र सभा ने जो आयोजन किया है, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ चुकी है, समाजवादी छात्र सभा ने जो आयोजन किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक अच्छा आयोजन किया। यद्यपि पानी की बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में इससे आप कोई बेहतर कार्य करेंगे। धन्यवाद।